I have been telling this very often and I want to repeat it. Classification क्यों पढ़ना है, उसका एक तो पर्पस याद रखो कि you should be able to identify, classify and also give the name. तो ये सिर्फ कैरेक्टर्स रटने से नहीं होगा. I would suggest कि जो भी क्लास की हम बात कर रहे हैं, जो भी फाइलम की हम बात कर रहे हैं, you should be again and again looking at the members of that particular class. जैसे हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा, तो अगर मैं बोल रही हूँ लैम्प्रे है, हेगफिश है, whatever it is, whatever species are included in that particular taxon, आपको बार बार उन स्पीशीज को देखना है, जितना हो सके उनके इमेजेस, उनके वीडियोस, और उसको रिलेट करना है कि अगर मैं बोल रही हूँ वर्टिब्रेटा, क्यों वर्टिब्रेटा, अगर मैं बोल रही हूँ कॉर्डेटा, वाई कॉर्डेटा, अगर मैं बोल रही हूँ कॉन्ड्रिक्टिस, वाई कॉन्ड्रिक्टिस. समझ में आया आपको? सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज keep looking for the characters and coordinate the characteristics with Chauhan Karthik. I hope you are concentrating here, and coordinate the characteristics that you study with whatever you see in the videos or in the images. और एप्लीकेशन लेवल क्या होगा इसका? एप्लीकेशन लेवल इसका ये होगा, आप कहीं भी कोई भी एनिमल स्पीशीज देखते हैं, प्लांट स्पीशीज देखते हैं, यू शुड बी एबल टू रिलेट कि अच्छा ये क्या हो सकता है, ये कॉर्डेट हो सकता है, वर्टिब्रेट हो सकता है, क्या हो सकता है. तो थोड़ा सा थियोरी से निकल के एप्लीकेशन लेवल पे भी जाना and try to correlate the things. That is what you are supposed to do. Fishes, we have already entered the kingdom of fishes, जिसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा, जो फिशेस तो थी, बट जैसे ही आप नॉर्मल फिशेस की बात करते हैं या नॉर्मल फिशेस इमेजिन करते हैं, वैसी नहीं थी. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉन्ड्रिक्टिस. आप मुझे फिर से आउटलाइन क्लासिफिकेशन बता सकते हो फटाफट से? क्या था आउटलाइन क्लासिफिकेशन, मुझे बताओ. कॉर्डेटा से शुरू करो, चलो फाइलम कॉर्डेटा से शुरू करो. I will not take out the slide. You have to tell me the classification. मैं आपको ये कॉर्डेटा, पूछ रही हूँ क्या? वर्टिब्रेटा. ओके चलो, तो ये था फाइलम कॉर्डेटा, उसमें फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा. ओके, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फिर ग्नैथोस्टोमेटा. वो क्या था? डिवीजन 2. दो डिविजन्स थे, ठीक है. तो कौन से दो डिविजन्स थे? एग्नेथा एंड एंड ग्नैथोस्टोमेटा. एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, करेक्ट. फिर एग्नेथा में, देन क्लास. एग्नेथा में क्या था? क्लास. कौन सा क्लास था? साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा. उसके एग्जांपल्स, क्लास में साइक्लोस्टोमेटा. हाँ उसके एग्जांपल्स भी बता दो. पेट्रोमाइजोन. ओके, पेट्रोमाइजोन. एक और था माइक्सिन. पेट्रोमाइजोन एंड there was one more example, if you can quote that too. माइक्सिन. पेट्रोमाइजोन या एंड माइक्सिन. ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा? ग्नैथोस्टोमेटा डिवीजन है. फर्दर क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सुपर क्लास. वेरी गुड. सुपर क्लास कौन सा? पाइसिस एंड टेट्रापोडा. पाइसिस. तो एक सुपर क्लास स्पाइसेस, टेट्रापोडा. सुपर क्लास है टेट्रापोडा. ग्रेट. स्पाइसेस में हाउ डू आई डिवाइड? सो स्पाइसेस में अब क्या आ जाएगा? क्रॉन्डिक्थिस. हाँ, कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्थिस. ये क्या है? कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्थिस क्या है? क्लास है ना. हायरार्की भी याद रखनी है आपको. सो हियर यू हैव टू क्लासेस. let me give them a separate color. So कौन सी दो क्लासेस हैं? You have chondrichthyes. स्पेलिंग देख लेना, कॉन्डिक्थिस है या कॉन्ड्रिक्थिस है, सही स्पेलिंग बताओ मुझे. एंड यू हैव ऑस्टिक्थिस. स्पेलिंग बताओ सही. इज इट कॉन्ड्रिक्थिस और इज इट कॉन्डिक्थिस? चलो वैसे तो कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रिक्थिस. कैन यू स्पेल इट? कैन यू स्पेल इट फॉर मी? CHO NDRI CHT. I think I've written it correctly. Okay. So class you have chondrichthyes and osteichthyes. अब हम क्या करेंगे?
अब हम कॉन्ड्रिक्थिस के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बट यू शुड नो द ओरिएंटेशन वेयर यू आर। ओके, अच्छा, सही तरीका क्लासिफिकेशन पढ़ने का ये रहेगा कि आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लो और उस पे फाइलम कॉर्डेटा से शुरू करो, और ये जो मैंने आउटलाइन क्लासिफिकेशन लिखा है, जो भी आप लिख रहे हो उसके कम से कम दो दो रीजंस लिखते जाओ। जैसे मैंने लिखा फाइलम कॉर्डेटा, तो मैं क्या लिखूंगी? दे हैव अ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दे हैव अ डॉर्सल सेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, जो भी है। फिर नीचे वर्टिब्रेटा में आए उसके कैरेक्टरिस्टिक, फिर एंडाथा में आए उसके कैरेक्टरिस्टिक, फिर साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक, देन द एग्जाम्पल। और बेहतर बनाना चाहते हो इसको तो एक कलर कोड रखो, फाइलम का अलग कलर कोड, सब फाइलम का अलग कलर कोड, डिविजन का अलग कलर कोड। सो यू शुड मेक अ ब्यूटिफुल आउटलाइन क्लासिफिकेशन एंड इट शुड बी सो क्लियर कि आप उसको देखते ही आपके दिमाग में फटाफट फटाफट सब रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए, और उसको ऐसी जगह लगाओ जहां आते जाते आप उसको देख सको। तो विद इन 1 मंथ आपको पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन along with the characteristics and examples याद होना चाहिए। करेंगे ऐसा? Will you try to make that? Waiting for the answer? Yes, ma'am. Okay, good. हो जाएगा तो मुझे भी बताना, मे बी विल शेयर ऑन द चैनल ऑल्सो। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, they are marine with streamlined body. So they are marine with streamlined body. Somebody wanted to join the meeting? Yeah. Okay. अब मुझे बताओ, हमने कितने फाइलम या कोई भी टेक्सॉन ऐसे पढ़े हुए हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है? कितने पढ़े हुए हैं हमने, बताओ मुझे। मराइन फाइलम कितने पढ़े अभी तक? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? कितने टेक्सॉन? टेक्सॉन का मतलब कुछ भी हो सकता है। 4। हाँ, बताइए कौन से? टीनोफोरा, करेक्ट। और पॉरीफेरा। पॉरीफेरा तो फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश नो, वाटर। पॉरीफेरा नहीं है। पॉरीफेरा नहीं है, बहुत बार डिस्कस मैम किया। क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन से टेक्सॉन है जिसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ मराइन एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स है ही नहीं, सारे के सारे मराइन है। ऐसे कौन से टेक्सॉन आपने पढ़े हैं, मुझे बताइए। सिलेंटरेटा। यस, यू आर राइट विद दैट, सिलेंट्रेटा, या तो इसको निडारिया भी बोलेंगे। मैम हाँ, मैम सिलेंट्रेटा नहीं है, उसमें एक हाइड्रा आता है जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो चलो इसको लिख देते हैं एक्सेप्ट हाइड्रा, या तो इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। और बताइए कौन से हैं एक्सक्लूसिवली मराइन? व्हाट अबाउट एकाइनोडर्मेटा? एकाइनोडर्मेटा है क्या एक्सक्लूसिवली मराइन? यस मैम। और कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा। वेरी गुड, हेमिकॉर्डेटा। और एनीथिंग एल्स? और ये चौथा आ गया कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। याद रखेंगे एक्सक्लूसिवली मराइन कौन से टेक्सॉन्स हैं। मैं टेक्सॉन्स वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सारे के सारे फाइलम नहीं है, 3 इसमें से फाइलम है, एक है क्लास। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, मराइन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऑफ कोर्स स्ट्रीमलाइन बॉडी बिकॉज दे हैव टू स्विम। लोकोमोशन कैसे हो रही है? स्विमिंग से हो रही है। कार्टिलेजिनियस स्केलेटन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के हो सकते हैं, बोनी एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, द वन दैट इज प्रेजेंट इन योर नोज, द वन दैट इज प्रेजेंट इन योर ईयर्स। तो व्हेन आई से कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, तो इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉन्ड्रिक्थिस। इक्थिस मतलब होता है फिशेस, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कॉन्ड्रो साइट से आया, मतलब कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है। और एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है? एंडोस्केलेटन का मतलब है स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अगर मुझे आपका स्केलेटन देखना है, मुझे आपका डिसेक्शन करना पड़ेगा, इट इज इनसाइड द बॉडी, है ना। ओके,
माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, मतलब समझते हैं इसका? मुझे बताओ साइक्लोस्टोमेटा में माउथ कैसा था? साइक्लोस्टोमेटा में माउथ कैसा था? Circular mouth. Sucking and सर्कुलर, और cylindrical. उसका पोजीशन कैसा था? पोजीशन पोजीशन Ventral. टर्मिनल था उसका, है ना? मतलब ये अगर आपकी फिश है, अगेन देख लो, ये हो गई आपकी डॉर्सल साइड, ये हो गई आपकी वेंट्रल साइड, ये हो गई आपकी टर्मिनल साइड। टू बी मोर स्पेसिफिक आई कैन से एंटीरियर, और ये वाला हो गया आपका पोस्टीरियर। दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर। अगर जो ये साइक्लोस्टोमेटा वाली फिश होती, इसका माउथ यहाँ होता, टर्मिनल। क्योंकि ये कॉन्ड्रिक्सिस है, इसका माउथ कहाँ होगा? देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड पे यहाँ पे है माउथ। ओके, तो अगर फिश ऐसे स्विम कर रही है, मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, वेंट्रल साइड पे मुझे माउथ दिखेगा। क्लियर है लोकेशन? इज द लोकेशन Yes, क्लियर? ma'am. ओके। Yes. Yes, ma'am. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। देखो हमने बहुत सारे फाइलम पढ़े, किसी में ऐसा था कि नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में था, किसी में ऐसा था कि नोटोकॉर्ड सिर्फ, आगे जाके आप देखेंगे, सिर्फ एम्ब्रियो में रहेगा, बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड रहेगा। ओके, गिल स्लिट्स कैसी है? Gill slits are separate without operculum. साइक्लोस्टोमेटा में कैसा था? याद करके बताओ। 12 to 16 pairs of gill slits are Elongated. present. Elongated. And they were covered with operculum, है ना? हमने operculum भी देखा था, फ्लैप था। कभी कहीं एक्वेरियम Yes, देखोगे तो खड़े हो जाना देखने के लिए कि ये फिश कैसी है, ऑपरक्यूलम वाली है, बिना ऑपरक्यूलम वाली है। गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, माउथ टर्मिनल है या वेंट्रल है। तो यहाँ पे याद रखोगे, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरक्यूलम। ओके, स्किन कैसी है? टफ विथ माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स। दोबारा से कंपेयर करो, साइक्लोस्टोमेटा की स्किन कैसी थी? क्या वहां पे स्केल्स प्रेजेंट थे? Yes, ma'am. नहीं थे। साइक्लोस्टोमेटा Scales और fins absent थे. प्रेजेंट, और उनकी स्किन ना एकदम म्यूकस वाली, गीली गीली सी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। इसकी स्किन कैसी है? इसकी स्किन टफ है एंड इट इज कवर्ड बाय स्केल्स। जब हम इसके स्पेसिमेन देखेंगे मैं आपको बताऊंगी स्केल्स क्या होते हैं, और वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो वी विल स्टडी व्हाट आर प्लैकॉइड स्केल्स, व्हाट आर स्केल्स। अभी के लिए याद कर लो। अच्छा मुझे बताओ, स्केल का पर्पस क्या है? फिश में स्केल्स क्यों होने चाहिए? Create friction. क्रिएट्स फ्रिक्शन विथ वाटर। तो क्या Yes. फायदा होगा उससे? Helps in easy swimming. हेल्प्स इन इजी स्विमिंग। ओके, और कुछ? एनी अदर पर्पस ऑफ हैविंग स्केल्स? डज इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी? सो हरिप्रिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। स्केल्स के दो ही पर्पस हैं, वन इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि वो आराम से स्विम कर सके, और दूसरा एक फंक्शन है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स। वो जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? कड़क होते हैं। दांत टूट जाएगा अगर प्रीडेटर्स उसको खाने जाएंगे तो वो कांटे चुभेंगे, कांटे तो नहीं बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। हम लोग भी, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो फिशेस खाते हैं, क्या करते हैं? जैसे ही आप फिश लेते हैं पहले उसकी स्केल्स छील के निकाल देते हैं। सो स्केल्स के दो फंक्शन है, वन इज फॉर इजी स्विमिंग बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, and the other not increasing friction, sorry, reducing friction. Okay, I have to correct myself here. They don't increase friction, they decrease friction. So one thing is decreasing friction and the other thing is helping to protect from the predators. Okay, placoid scales याद रखना, chondrichthyes have placoid scales. ठीक है। teeth कैसे हैं? teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. ड्रैक्यूला के कैसे टीथ होते हैं? आगे की तरफ, इनके पीछे की तरफ है, ठीक है। और अगर आप टीथ का स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे आपके टीथ हैं, आपने पढ़ा था ना डाइजेशन में, एक जॉ होता है,
जॉ के अंदर टीथ होते हैं, और उस हिसाब से हमने पढ़ा था टीथ कैन बी थिकोडोंट, एक्रोडोंट, है ना। यहाँ पे वैसा कोई टीथ नहीं है। टीथ हियर आर जस्ट मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, तो ये डर्मल लेयर में से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अच्छा, याद करके बताओ साइक्लोस्टोमेटा के माउथ में टीथ कैसे थे? पिक्चर देखा था हमने, इट हैज गॉट सो मेनी रोज ऑफ टीथ, जिससे कि वो फ्लैश निकाल सकता है अपने होस्ट का। इट लिव्स एज एन एक्टोपैरासाइट। ओके, जॉज आर पावरफुल, हमने अभी बोला ना दिस इज सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा, तो ग्नैथोस्टोमेटा है इसलिए पावरफुल जॉज भी होंगे। एंड इट इज प्रीडेशियस, तो अगर उसके पास दांत हैं, उसके पास जॉज है, तो वो क्या कर सकते हैं? शिकार कर सकते हैं। सो दे आर प्रीडेशियस। फटाफट से ये स्लाइड रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलो जवाब देते जाना। हैबिटेट कैसा है, फ्रेश वाटर या मराइन? मराइन। Marine. बॉडी कैसी है? Marine. ओके, Streamlined body. Streamlined body. कैसा है? Cartilaginous माउथ Cartilaginous. कहाँ है? Ventrally. located ventrally. नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट रहेगा। गिल्स कैसी है? Separated and without operculum. Without operculum. स्किन कैसी है? Tough Tough. with minute placoid Tough and mild स्केल्स molluscs. कौन सी प्रेजेंट है? प्लेकॉइड स्केल्स। हाँ, जॉज placoid प्रेजेंट है, scales. और इनका हैबिट कैसा है? दे आर प्रीडेशियस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सो अभी कॉन्ड्रिक्टिस खत्म नहीं हुआ है, वी नीड टू स्टडी मोर अबाउट कॉन्ड्रिक्टिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर सो दैट दे कैन स्विम कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब ये एयर ब्लैडर क्या होता है? ये तो हमको पता है कि फिशेस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कभी फिशेस को सोते हुए देखा है रात को? ओके, प्लीज बियर विद द नॉइस। मैंने आपको पूछा था कि फिशेस क्या करती है? कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती है, बेचारी रात को भी सोती नहीं है। मे बी उनका स्विमिंग का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, बट इट विल कीप स्विमिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर सो दे स्विम कॉन्स्टेंटली। सो एयर ब्लैडर क्या होता है? फिशेस में एक चीज होती है जिसको एयर ब्लैडर या तो स्विम ब्लैडर कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है बोयेंसी मेंटेन करना। व्हाट इज बोयेंसी? तो ये स्विम ब्लैडर ऑस्टिक्थिस में होता है, कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट है। सो एज आई सेड, दे मेंटेन बोयेंसी। नाउ टेल मी व्हाट इज बोयेंसी? या 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स? Okay, buoyancy is the upward thrust, or you can say the upward force that is experienced in fluid. तो जब भी any body is immersed fully or partially in any fluid, देखो हम भी fluid से surrounded हैं, हमारे आसपास air है, so we are surrounded with fluid. Okay, तो fluid में एक upward force होता है, अपवर्ड थ्रस्ट होता है, जो किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो ये फोर्स को बोलते हैं बोयेंट फोर्स। तो हम भी, हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग अस डाउन एंड बोयेंट फोर्स इज पुलिंग अस अप, इट इज पुशिंग अस अप, आई शुड रादर से। तो वाटर में तो ये फोर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बोयेंट फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो फिशेस जो होती हैं उनको कंटिन्यूअसली वाटर में स्विम करना है। तो अगर उनके पास कोई ऐसा ऑर्गन है जो उसको बोयेंसी प्रोवाइड कर सके, तो उनको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा वाटर में तैरते रहने के लिए। ओके, जैसे बलून है ना, उसमें एयर भरी हुई है, इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। सो ऑस्टिक्टिस जो है, fishes of Osteichthyes, they have continuously, they do not need to swim continuously because they have swim bladder. Swim bladder क्या provide करेगा? उसके अंदर air भरी होती है, it will help in maintaining buoyancy and it will also help in ascending or descending. देखो हर fish का अपना एक zone होता है,
जो ओशियन है ना उसको आप जोन्स में डिवाइड कर सकते हो। बेंथिक जोन मतलब सबसे नीचे वाला जोन, फिर कुछ फिशेस ऊपर तैरती हैं, कुछ बीच में तैरती हैं। सो हाउ विल द फिश गो अप और डाउन, असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करेंगे? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्विम ब्लैडर। ये एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट है, तो उनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ेगा। जैसे ही स्विम करना बंद किया, नीचे। अच्छा मुझे बताइए, आपने कभी कोशिश की है स्विम करने की? एनीबडी हु हैज ट्राइड स्विमिंग? तो आपको पता होगा कि अगर कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करेंगे तो क्या होगा, यू विल सिंक डाउन। Yes. अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की है, स्विमिंग भी सीखो, फ्लोटिंग भी सीखो। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस। आपको थोड़ा सा पता भी चलेगा, बुओयंट फोर्स के बारे में ज्यादा जानेंगे, एयर ब्लैडर के बारे में ज्यादा जानेंगे। ओके, सो ये याद रखेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर सो दैट दे कैन स्विम कॉन्स्टेंटली। अच्छा, हमने इवोल्यूशन ऑफ हार्ट का एक पिक्चर देखा था। सारे फिशेस के हार्ट कैसे हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स? 2. ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो कैसा है? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी 4 चैम्बर वाले हार्ट से कम होगी। ओके, अब बात आती है अपने आप को बचाने की। सो सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जैसे कि टॉर्पिडो है, उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। तो अगर कोई भी उसको, उसका प्रीडेटर है या कोई भी एनिमी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, सो दैट दे कैन पैरालाइज द प्रे और दे कैन डिफेंड देमसेल्फ, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। ओके, किसी किसी के पास पॉइजनस स्टिंग है, जैसे ट्राइगॉन। ये सारे स्पीशीज हम देखेंगे अभी। तो ट्राइगॉन के पास एक पॉइजनस स्टिंग है जो कि वो पियर्स कर देगा अपने प्रे की बॉडी में या जिससे बचना है उसकी बॉडी में, एंड दे विल पैरालाइज और कंप्लीटली किल देयर प्रे। समझ में आ गया? प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन है और पॉइजनस स्टिंग है। अपने पास भी होना चाहिए क्या पॉइजनस स्टिंग? अगर आपके पास होगा तो मजा आएगा। ज्यादा किसी ने बकवास की, यू जस्ट हैव टू स्टे। चाहिए क्या आपको भी पॉइजनस स्टिंग? यस और नो? नो। नो, ये हमारे अहिंसावादी हैं। ओके, किसी किसी की जबान ही स्टिंग जैसी होती है, आप बस बोल दो, सामने वाला ऐसे ही खत्म हो जाता है। एनीवेज, बट यू शुड बी स्वीट स्पोकन, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब आप मुझे बताइए कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? बहुत बार डिस्कस हुआ। व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड? सर उनका मतलब गो अहेड। ओके, याद नहीं आ रहा, मुझे याद है पर अरे सृजल, याद नहीं आ रहा है। ओके, कोल्ड ब्लडेड का मतलब है मुझे दे पता है। मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर हाँ चेंज हाँ होगा वैसे वैसे इनका टेम्परेचर भी चेंज होगा। इसीलिए अगर आपके पास एक्वेरियम है ना, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट भी करते थे हम लोग कॉलेज में। फिशेस का जो ऑपर्क्यूलम होता है ना, जब वो मूव करता है तो आप उसका ब्रीदिंग रेट बता सकते हो। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते थे कि थोड़ा ठंडा पानी डाला, टेम्परेचर देखा, जैसे ही 2 डिग्री का डिफरेंस आया ऑपर्क्यूलर मूवमेंट बढ़ जाएंगे, मतलब द फिश इज गेटिंग अनकंफर्टेबल। इसी तरह से आप गर्म पानी मिलाओ, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के देखो या कम करके देखो, द फिश विल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल, एंशियस, और कभी कभी दे कैन डाई ऑल्सो। So they are cold blooded animals. Poikilotherm, therm का मतलब होता है टेम्परेचर, poikilo का मतलब होता है something that cannot maintain the temperature. So they are poikilotherm, they cannot maintain their body temperature, it will change as the external environment changes. Against this, हम mammals कैसे हैं? We are homeotherms. बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन्ड रहता है। तो बर्ड्स और मैमल्स होम्योथर्म्स या तो वार्म ब्लडेड हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड या तो पॉइक्यूलोथर्म्स हैं। ओके, सेक्सेस सेपरेट हैं,
मेल फिशेस और फीमेल फिशेस अलग होंगी, तो अगर आपके पास ऑस्टिक्थिस फिशेस हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक शीला होगी, एक मुन्नी होगी, एक राहुल होगा, एक देव होगा, व्हाटएवर। ओके, सो सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल होते हैं। मेल में पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर, ये सब अभी आप याद करते जाइए। I will show you the diagrams or the real specimen and then we will see। तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, किसका नाम करण रखना है, किसका नाम करीना रखना है। तो मेल्स में जो पेल्विक फिन होती है, दे आर हैविंग क्लास्पर्स। पेल्विक फिन का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो ये जो फिशेस हैं इसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल वाला अनपेयर्ड होता है जनरली। ओके, सो व्हेन आई से पेल्विक फिन, देखो पेक्टोरल क्या होता है, जैसे मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे एक फिश बनाने की। आपका जो शोल्डर वाला हिस्सा है ना, ये पेक्टोरल है, और नीचे जो कमर का हिस्सा है वो है पेल्विक। तो यहाँ पर जो इसका मैं हेड भी बना देती हूँ, तो ये जो फिन्स है ना, ये पेक्टोरल फिन्स है, और यहाँ पे जो फिन्स होंगे ये पेल्विक फिन्स होंगे। तो जो मेल्स हैं उसके अंदर पेल्विक फिन्स में क्लास्पर्स हैं, जो फीमेल में एब्सेंट हैं। सो ये क्लास्पर्स क्यों है? सो आई सेड दैट मेल्स के पेल्विक फिन में क्लास्पर होता है। क्लास्पर क्या है? देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं एनिमल बिहेवियर। तो जब आप फिशेस को स्टडी करोगे आपको पता चलेगा फिशेस बहुत रोमांटिक होती हैं। कोई कोई फिशेस ऐसा भी करती हैं, जैसे लैम्प्रे भी अपना नेस्ट बनाती है, पत्थर ले लेके आएगी, नीचे का ग्राउंड क्लियर करेगी ताकि वहां पे सॉफ्ट सैंड हो, और वहां पे वो लोग मीटिंग करेंगे। कुछ फिशेस तो ऐसे भी होती हैं कि वो एक बहुत अच्छा सा नेस्ट बनाएंगे, फिर वो सीवीड से उसको डेकोरेट करेंगे, फिर वो एक डांस परफॉर्म करेंगे अपने काउंटर पार्ट को रिझाने के लिए। मेनली ये सारी मेहनत मशक्कत मेल्स ही करते हैं, फीमेल्स दे ओनली मेट एंड दे ले एग्स। ओके, ऑल्दो दैट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन दे आर मेटिंग, जब कॉप्यूलेशन हो रहा है, तो कॉप्यूलेशन के वक्त मेल को क्या करना है, मेल को सीमन इंट्रोड्यूस करना है फीमेल की बॉडी में। तो उसके लिए अब यहाँ से आप थोड़ा इवोल्यूशन देखते जाना, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते जाएंगे कॉप्यूलेशन या तो मेटिंग के लिए। तो क्लास्पर्स कहाँ है? पेल्विक रीजियन में है। क्या काम करते हैं? इट इज इंसर्टेड इन द क्लोएका ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग। क्लोएका क्या होता है? एक कॉमन चेम्बर होता है फॉर इंटेस्टाइन का वेस्ट, यूरिन एंड जेनाइटल थिंग्स। जैसे हम लोगों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होता है, यहाँ पे क्लोएका है एक कॉमन चेम्बर जो यूरिन भी रिसीव करेगा, स्पर्म्स भी रिसीव करेगा और डाइजेस्टिव वेस्ट भी रिसीव करेगा। तो मेल्स क्लास्पर के थ्रू सीमन, जिसमें कि स्पर्म है जो ओवम को फर्टिलाइज करने वाला है, so they will insert the semen into cloaca to deposit, sorry, they will insert claspers into semen to deposit, क्या बोल रही हूँ, they will insert claspers into cloaca to deposit semen। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में पेनिस होता है वैसे इसमें क्लास्पर्स होते हैं। ओके, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। मैंने बोला ना कि सीमन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। ओके।